नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे अध्याय नंबर 3 को और ये किससे संबंधित है, वायु में जल। तो टॉपिक का नाम हमारा है जो वायु में जल। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वायुमंडल में जो कोई भी घटना होती है उसका जो है संबंध किससे होता है, जो जलवाष्प होती है उससे मुख्य रूप से संबंध होता है। जैसे आपके बारिश होती है, ओला पड़ता है, हिमपात होता है, तो ये सब किससे संबंधित है, जो वायु में जो जल होता है जिसको जलवाष्प बोलते हैं। आपको पता है जल जो है 3 रूपों में होता है। पहला होता है क्या, ठोस। ठोस में मतलब बर्फ के रूप में होता है। दूसरी अवस्था क्या होती है, द्रव। द्रव में क्या होता है, जो आप पानी होता है, जल जो होता है वो, ठीक है, लिक्विड अवस्था होगी उसकी वो। और तीसरी अवस्था कौन सी होती है, जो गैसीय अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं, जल वाष्प बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 अवस्थाओं में जो है जो जल पाया जाता है, पानी यानी H2O जो है 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे जो जलवाष्प होती है जो वायु में होती है, यानी वायुमंडल में जो जलवाष्प होती है उसके बारे में यहाँ पे हम सीखेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझते हुए चलिएगा और आपके बहुत ही आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे ये वीडियो। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहली बात तो ये दे रखी है कि जो पृथ्वी को, यहाँ पे थोड़ा एनसीईआरटी की लैंग्वेज है तो वो हमेशा जो है थोड़ा एग्जाम्पल देके बताता है। तो देखिए क्या दे रखा है, पृथ्वी को जो है अक्सर नीला ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ऐसा, क्योंकि अंतरिक्ष से अगर हम देखेंगे तो यह नीला दिखाई देता है। फिर इसका जो दूसरा लक्षण क्या है, बादलों का आवरण। तो आपको पता है जैसे आप बाहर जाते होंगे तो बादल आपको दिखाई देते होंगे आकाश में। फिर धरातल के जो नीले रंग का या वायुमंडल के सफेद बादलों का क्या कारण है, यह आपसे पूछा गया है कारण। फिर धरातल का जो प्रमुख नीला रंग जो है तथा वायुमंडल के सफेद बादल दोनों ही क्या है, जल हैं। यानी कि जो आपको बादल दिखाई देते हैं वो क्या है, जल के ही तो स्रोत हैं वो, यानी कि वो ऊंचाई में क्या है, जल के ही बूंदे हैं, बर्फ होती है उसके अंदर। फिर साथ में क्या है, नीला रंग जो है धरातल, आप देखते होंगे जो महासागर हैं उनमें जो पानी भरा हुआ है वो नीला रंग का दिखाई देगा। कहाँ से, अंतरिक्ष से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है कि वायुमंडल में जो जल है वो गैसीय अवस्था में अर्थात जलवाष्प के रूप में रहता है। तो हमने अभी आपको बता दिया कि वायुमंडल में जो जल पाया जाता है वो किस रूप में होता है, गैसीय अवस्था में होता है, और जिसको क्या बोलते हैं, जलवाष्प बोलते हैं। तो यह वायुमंडल की सबसे अधिक परिवर्तनशील गैस है। ठीक है, यानी बहुत ही चेंज होती रहती है, डायनेमिक है। और निम्न अक्षांशों तथा महासागरों के ऊपर इसकी मात्रा जो है सबसे अधिक होती है। तो निम्न अक्षांश की बात हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, निम्न अक्षांश जब कभी हम बात करेंगे तो इसका मतलब हो रहा है विषुवत रेखा की बात हो रही है। आपको बताया ये 0 डिग्री होता है और यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री अक्षांश होता है। तो 0 क्या है, छोटा है ना, निम्न हो गया, इसलिए इसको निम्न बोलते हैं। ये क्या है, 90 बड़ा है तो इसको इसको इसलिए बोलते हैं उच्च अक्षांश। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उच्च अक्षांश हो गया। इधर जो 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा को क्या बोलेंगे, हम निम्न अक्षांश बोलेंगे। तो यहाँ पे ये इसने बताया है कि जो जलवाष्प होती है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जलवाष्प पाई जाएगी निम्न अक्षांश यानी इक्वेटर के आसपास पाई जाएगी, और दूसरा कहाँ पाई जाएगी, महासागर के ऊपर पाई जाएगी। ठीक है, फिर ध्रुवीय क्षेत्र, ये जो 90 डिग्री आपका दिख रहा है, यानी ये इधर साउथ का हो गया आपका 90 डिग्री, ये नॉर्थ का हो गया 90 डिग्री। तो ध्रुवीय क्षेत्र और स्थल भाग, यानी जहाँ पे लैंड एरिया होता है, स्थल भागों पर क्या है, वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अभी आपको बताया भी जाएगा आगे कारण कि ऐसा होता क्यों है। फिर क्या है, इसके साथ ही जो है वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा होती है वो ऋतुओं के अनुसार भी क्या बदलती रहती है, यानी कि ठंड में अलग होगी, गर्मी में अलग होगी। ठीक है, तो जैसे ऋतु परिवर्तन होगा तो जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जो होती है वो भी क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। फिर शीत ऋतु की तुलना में यह ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि शीत ऋतु में ज़्यादा होगी जलवाष्प या फिर ग्रीष्म ऋतु में, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, ग्रीष्म ऋतु में जो है जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, इस जो है परिवर्तन को, जो यानी कि जो परिवर्तन हो रहा है वायुमंडल में जलवाष्प का, उसकी मात्रा का, को विभिन्न ऊंचाइयों पर भी देखा जा सकता है। यानी ऊंचाई के अनुसार भी जो है परिवर्तित होते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे, यानी कि
ये सागर तल है। सागर तल से जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जो है कम होती जाएगी। ठीक है, यानी कि जलवाष्प की मात्रा कम होगी जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। फिर क्या है, आगे दे रखा है कि अन्य गैसों की अपेक्षा, तो बाकी जो गैसें हैं जलवाष्प के अलावा, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑर्गन हो गया, तो ये अन्य गैसों की अपेक्षा जो वायुमंडल में जो विद्यमान जलवाष्प की मात्रा जो है बहुत कम होती है। ठीक है, जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन वायुमंडल को गर्म या ठंडा करने और मौसम में जो है दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों में क्या है, इसका निर्णायक यानी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी इसका योगदान होता है। तो ये चीज़ है, हमें पता होना चाहिए। मौसम की अगर कोई भी घटना हो रही है वायुमंडल में दैनिक रूप से, तो किसके कारण होती है, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के कारण वो होती है। अब देख लेते हैं, अब हमारे मन में क्वेश्चन आया होगा कि वायुमंडल जो है वहाँ पे जलवाष्प आती कहाँ से है। ठीक है, उसका स्रोत क्या है, तो वही है आगे का टॉपिक, वायु में जल कैसे आता और जाता है। ठीक है, उसका साइकिल हम देखेंगे कैसे जो है उसके आएगा और कैसे वहाँ से वायुमंडल से वापस जाएगा ये। तो जल अपना रूप बदल सकता है, हमने आपको पहले ही बताया, ठोस में रहेगा, द्रव में रहेगा और गैस में रहता है। तो तीन अवस्थाओं में जल अपना रूप बदल सकता है। यह द्रव से क्या है, ठोस या गैस में बदल सकता है। जब गीले कपड़े को सुखाने के लिए फैलाया जाता है तब क्या क्रिया होती है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो जाहिर सी बात, कपड़ा जब गीला है तो उसमें कैसा द्रव के रूप में है, कि सूखेगा तो क्या हो जाएगा, वो भाप बनकर, जलवाष्प जो बनकर के उड़ जाएगी कहाँ, वायुमंडल में चली जाती है। इन गीले कपड़ों का पानी धीरे धीरे सूख जाता है। आखिर यह पानी कहाँ चला जाता है, आपके मन में प्रश्न उठेगा। तो कपड़ों का पानी क्या है, जलवाष्प में बदल कर वायु में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, यानी उसमें मिल जाता है। फिर जल को क्या है, द्रव से वाष्प के रूप में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ा होगा आपने बचपन में। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। फिर आगे क्या है, वायुमंडल में क्या है, अधिकतर जल धरातल पर स्थित जलाशयों के जल के वाष्पीकरण से आता है, यानी जैसे कोई झील हो गई, नदी हो गई, महासागर हो गया, तो धरातल का एरिया है तो धरातल के पास जो है इन स्रोतों से जो है जल प्राप्त होता है वाष्पीकरण से माध्यम से। फिर आगे क्या दे रखा है, वाष्पीकरण क्या है, हर समय किसी भी तापमान पे होता रहता है। तो यहाँ पे आप एक बिंदु नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है, ठीक है, ये हर समय हो गया, नहीं सभी टाइम पर होती है और किसी भी तापमान पर, यानी कि तापमान चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, हर तापमान पे होती है। हाँ, ये बात अलग है कि तापमान ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगा, लेकिन होगा जरूर। तो इसको ध्यान रखना। ये कभी स्टेटमेंट में अगर आपसे ये पूछा जाता है कि वाष्पीकरण जो है केवल उच्च तापमान पे होता है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि वो प्रत्येक हर तापमान पे होता है। फिर लेकिन वही लिखा है, लेकिन वाष्पीकरण की दर जो है मौसम के तापमान पर जो है निर्भर करेगी, या फिर मौसम पर जो है निर्भर करती है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो वही लिखा है, मौसम की दशाओं के अनुसार बदलती रहती है। ज़्यादा गर्मी होगी, ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, ठंडा होगा मौसम तो कम वाष्पीकरण होगा। फिर क्या देखा, गर्म शुष्क, गर्म हो और शुष्क यानी सूखा भी हो। हवा कैसी है, वायुमंडल कैसा है, गर्म भी है, गर्मी भी हो रही है और शुष्क भी है, यानी उसके अंदर पहले से नमी नहीं है। और तेज हवा वाले मौसम में क्या है, वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, सबसे अधिक होती है। फिर इसके विपरीत ठंडा हो और आर्द्र भी, यानी कि पहले से उसमें नमी है हवा में, और शांत वायु यानी हवा बह भी नहीं रही है, मौसम ऐसा मौसम होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण की दर सबसे कम होती है। तो आपको पता चल गया होगा कि कब अधिक होगी कब कम होगी। फिर अब आगे दे रखा है आपका आर्द्रता। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। ठीक है, आर्द्रता इंग्लिश में इसको बोलेंगे ह्यूमिडिटी, हिंदी में आर्द्रता हो गया। तो ये क्या है, तो आर्द्रता क्या होती है, जो वायु होती है, मतलब पर्टिकुलर कोई एक वायु है, उसके अंदर जो है जलवाष्प की कितनी मात्रा होती है उसको ही क्या बोलेंगे हम, आर्द्रता। ठीक है, तो वही लिखा है, वायु में जो है विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु की आर्द्रता का इसके तापमान से क्या है, गहरा संबंध है। ठीक है, तो टेम्परेचर पे क्या है, उसमें डिपेंड है।
वायु की जो है एक निश्चित मात्रा, यानी कि कोई हम एक निश्चित मात्रा ले लेते हैं, उसका आयतन होता है किसी दिए हुए तापमान पर, यानी उसका कुछ तापमान होता है 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, कितना भी हो सकता है। उसमें क्या है, जलवाष्प की एक निश्चित अधिकतम मात्रा ही धारण कर सकती है, यानी कि उसकी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा वो जलवाष्प को नहीं ग्रहण कर सकती है। ठीक है, फिर इस अवस्था में दिए हुए तापमान पर, यानी जो अवस्था दे रखी है एक पर्टिकुलर, अगर उस तापमान पर वायु को क्या बोलते हैं, संतृप्त कहा जाता है, यानी कि मैक्सिमम जलवाष्प को ग्रहण करने की जो वायु की क्षमता होती है एक निश्चित ताप पर, उसे ही क्या बोलेंगे, संतृप्त। ठीक है, अगर उतना पहुंच जाता है तो उसको बोलेंगे वायु कैसी हो गई है, संतृप्त हो गई, यानी कि सेचुरेशन आ जाता है उसके अंदर, उससे ज़्यादा अब वो जलवाष्प ग्रहण नहीं कर पाएगी। अगर ग्रहण करेगी तो क्या हो जाएगा, संघनन हो जाएगा, यानी कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यही बताया गया होगा। आगे लिखा है, परंतु जब वायु में विद्यमान जलवाष्प है, ठीक है, की मात्रा जो होती है उसकी धारण करने की अधिकतम क्षमता, यानी कि संतृप्त की अवस्था से कम होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम असंतृप्त बोलेंगे। नाम से स्पष्ट है, असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड है। फिर तापमान के बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, वायु की आर्द्रता धारण करने की क्षमता भी तेजी से बढ़ती जाती है। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर वायु है ये, ठीक है, इसमें जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है जलवाष्प मात्रा ग्रहण करने की कुछ क्षमता होगी। अगर हम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे तो इसकी जलवाष्प के ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि ज़्यादा तापमान होगा तो जलवाष्प को ज़्यादा ग्रहण करेगी, कम तापमान होगा तो कम ग्रहण करेगी। फिर वही लिखा है, इसके विपरीत वायु के तापमान के घटने पर क्या हो, उसकी जलवाष्प के धारण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाती है। फिर तापमान के बढ़ने पर क्या है, संतृप्त वायु भी असंतृप्त हो जाती है। मान लो सपोज दैट ये कोई वायु ले रखी थी हमने पर्टिकुलर, तो ये जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वायु मान लो संतृप्त हो गई। ठीक है, अब इससे ज़्यादा वो जलवाष्प को ग्रहण नहीं कर सकती है। लेकिन सपोज दैट हम इस वायु का तापमान बढ़ा के कितना कर दिए हमने, 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो अब ये क्या हो जाएगी, पहले वायु कैसी थी, संतृप्त थी 25 डिग्री पर, अब तापमान बढ़ गया तो अब फिर से क्या है, उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब क्षमता बढ़ जाएगी तो वायु कैसी हो गई, असंतृप्त हो जाएगी। तो अब आई होप आपको समझ में आ रहा हो गया होगा कि असंतृप्त क्या होता है, संतृप्त क्या होता है। ठीक है, फिर क्या है, इसी प्रकार जो है असंतृप्त वायु भी ठंडी होने पर संतृप्त हो जाती है। तो मान लो अगर कोई, मान लो यहाँ पर हम मान लो कोई वायु लेते हैं, ठीक है, एक वायु लेते हैं, उसका कुछ भाग लेते हैं, इसका तापमान है मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ले लिया हमने। अभी वायु कैसी है, असंतृप्त है। ठीक है, अभी असंतृप्त है, इसका मतलब क्या है, जलवाष्प को ग्रहण कर सकती है। लेकिन मान लो हमने इस वायु का तापमान को गिरा करके कितना कर दिया, इसका तापमान हमने कर दिया 15 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया मान लो, तो अब क्या हो जाएगी, वो संतृप्त हो जाएगी। ठीक है, तो असंतृप्त और संतृप्त किस पे निर्भर कर रहा है, तापमान पे निर्भर कर रहा है कि वायु संतृप्त होगी या फिर असंतृप्त होगी, किस पे निर्भर कर रहा है, तापमान पे। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है आगे कि तापमान के बढ़ने के साथ साथ जो है वायु की आर्द्रता क्या है, धारण करने की क्षमता भी तेजी से बढ़ती जाती है। और इसके उल्टे यानी इसके विपरीत वायु के तापमान के घटने पर क्या है, जलवाष्प धारण करने की क्षमता जो है वो घट जाती है। तो आप समझ गए होंगे। फिर तापमान के बढ़ने पर क्या है, संतृप्त वायु भी क्या हो, असंतृप्त हो सकती है। इसी प्रकार असंतृप्त वायु भी ठंडी होने पर क्या हो जाएगी, संतृप्त हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि संतृप्त क्या है, असंतृप्त क्या है और कैसे ये होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दे रखा है, आगे ये कह रहा है कि जिस तापमान पर, यानी जो एक तापमान होगा, जिस तापमान पर दी हुई वायु जो है, मान लो पर्टिकुलर को वायु है और जिस तापमान पर ये क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाती है। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, उसका ओसांक बिंदु बोलते हैं। ठीक है, ओसांक कहते हैं। यदि क्या है, तापमान इस बिंदु से नीचे जाता है तो उस वायु की आर्द्रता धारण करने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अतः अतिरिक्त जलवाष्प क्या है, पानी की नन्ही बूंदों या हिमकणों के रूप में संघनित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संघनन, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंडेंसेशन। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि जो वह बिंदु जो होता है, जिस बिंदु पर जो है, जिस तापमान पर जो है
जिस तापमान पर जो जलवाष्प कोई वायु जो होती है वो क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाती है, तो उसको क्या हम बोलते हैं, ओसांक बोलते हैं। और ओसांक से जब तापमान और कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, जो वायु में जल वाष्प होती है उसका क्या हो जाता है, संघनन स्टार्ट हो जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। फिर क्या दे रखा है, जब तापमान और आर्द्रता जो है दोनों ही अधिक होते हैं, यानी तापमान भी ज़्यादा है और आर्द्रता भी ज़्यादा है, तब हमें बहुत बेचैनी होती है, यानी कि हमें बहुत ही घबराहट होता है। वो मौसम जो होता है अच्छा नहीं होता है। ऐसा मौसम कब महसूस करेंगे आप, जब क्या होगा, बारिश के मौसम में देखा होगा आपने, बारिश भी होती है अच्छी खासी और गर्मी भी होती है, तब आपको वो मौसम बिल्कुल ही बेकार लगता है। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों होता है? गर्मी के कारण हमें क्या है, बहुत पसीना आता है। आपको पता है जब गर्मी होती है तो उससे क्या होगा, हमें बहुत ही ज़्यादा पसीना निकलता है। लेकिन क्या है, वायु में अधिक आर्द्रता होने का कारण क्या है, और जो जो वायु आपके आसपास जो वायु होती है वो कैसी, आर्द्र है। आर्द्र है इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वजह से आपका जो पसीना है वो सूखेगा नहीं। क्यों नहीं सूख रहा, क्योंकि जलवाष्प के ग्रहण करने की क्षमता क्या है, वायु में बहुत ही कम हो चुकी है, क्योंकि पहले से वो जलवाष्प युक्त है, उसके अंदर पहले से ही जलवाष्प है। ऐसे में क्या होगा, आपका पसीना नहीं सूखेगा। ठीक है, इसलिए क्या है, हमें गर्मी लगती है और शरीर क्या हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। ठीक है, किस ऋतु में हमें ऐसा अनुभव होता है पूछा है, तो मैंने आपको बता दिया है। ऐसा कब होता है, जब आपका वर्षा ऋतु होती है, उस समय की ये घटना होती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, संघनन। अब संघनन हमने देख लिया कि संघनन कैसे होता है। ठीक है, तो संघनन के फलस्वरूप क्या होता है, ओस बनेगा, कोहरा होता है और बादल बनते हैं। ठीक है, यद्यपि क्या है, संघनन के ये रूप एक दूसरे से भिन्न है, यानी कि देखिए सारे, चाहे ओस हो, कोहरा हो या बादल है, संघनन का ही परिणाम है, यानी कि संघनन की क्रिया के बाद ही ये सारे बनते हैं। लेकिन ये सारे एक दूसरे से क्या है, अलग अलग हैं। ओस अलग होती है, कोहरा अलग होता है और बादल अलग होते हैं। लेकिन जब इन सब में दो बातें समान हैं, यानी इन सब में क्या है, दो बातें समान हैं। पहली क्या है, पहली संघनन के किसी भी रूप में जो है वायु का संतृप्त होना आवश्यक है। यानी एक ओस गिरे, कोहरा गिरे या बादल बनने के लिए पहला क्या होना चाहिए, वायु का संतृप्त होना जरूरी है। यानी कि वायु संतृप्त होगी तभी ये घटना होगी। और दूसरी क्या खास बात है, दूसरी बात यह है कि जलवाष्प को संघनित होने के लिए क्या एक सतह का होना जरूरी है। यानी कि जलवाष्प जो है वायुमंडल में, उसके संघनन होने के लिए एक सतह यानी सरफेस होनी चाहिए, कोई बिंदु होना चाहिए ना, कोई सामान होना चाहिए, उसी के ऊपर ये घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ था, दो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। फिर धरातल पर या उसके आसपास की वस्तुएं जो है ओस के बनने में क्या होता है, सहायता करती हैं। आपने देखा होगा, आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते होंगे तो घास हो गई या पेड़ पौधे की पत्तियां हो गई या फिर कोई अन्य सरफेस होती है, सतह होती है, ठंडी सतहें होती है, जो उस पर क्या होती है, ओस की बूंदें आपको दिखाई देंगी। फिर इसके विपरीत क्या है, वायु में, तो अगर आपने देखा होगा जो वायु होती है उसमें थोड़े थोड़े धूल कण वगैरह भी होते हैं, छोटे छोटे बहुत ही बारीक। वो क्या होते हैं, उन पे जो अगर जलवाष्प का संघनन होता है तो क्या होता है, बनता है कोहरा बनता है। तो वही लिखा है, इसके विपरीत वायु में जो धूल कण जैसे पदार्थ जो हैं जलवाष्प के संघनन के लिए क्या सतह का क्या करते हैं, काम करते हैं। और ऐसे कणों को क्या बोलते हैं, संघनन के नाभिक नाभिक यानी कि न्यूक्लियर नाभिक कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए संघनन के रूप जो हमने अभी देखा, अभी ओस पढ़ा, कोहरा पढ़ा और बादल पढ़े हैं, तो उनके रूप देख लेते हैं। तो संघनन के रूप में पहला हम क्या पढ़ रहे हैं, ओस और पाला को पढ़ेंगे। तो ओस और पाला क्या होता है इसको देखेंगे हम। तो बादल रहित ठंडी रातों में अपेक्षाकृत गर्म और आर्द्र वायु जो है धरातल पर स्थित ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आकर क्या होता है, शीतल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो इसके लिए ध्यान देखो, ओस और पाला कब पड़ेगा, पहली बात तो ओस और पाला पढ़ने के लिए बादल नहीं होने चाहिए और ठंडी रातें होनी चाहिए। ठीक है, और जो हवा जो उसके अंदर है वो कैसी होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए, और साथ में कैसी होनी चाहिए, आर्द्रनी जलवाष्प की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए। तब ऐसे में क्या होगा, जो रात के समय जो है ठंडी वस्तुएं होंगी, जैसे घास हो गई, पेड़ पौधे की पत्तियां हो गई, या फिर कोई ठंडी वस्तु की सतह हो गई, चट्टान हुआ टाइप का, तो उस पर क्या होती है, जो
जो आर्द्र वायु है वो ठंडा होकर के क्या हो जाएगी, बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाएगी। तो वही लिखा है, परिणाम स्वरूप इसकी जो अतिरिक्त आर्द्रता जो है जल की नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में क्या हो जाएगा, संघनित हो जाती हैं। फिर ऐसा ठोस वस्तुओं की सतह पर होता है, जैसे क्या है, चट्टान हो गया, पेड़ पौधों की पत्तियां हो गई, घास हो गई। जल की जो है इन्हीं बूंदों को क्या बोलते हैं, ओस कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्यू। ठीक है। ओस बनने के समय क्या है, तापमान जो है अगर हिमांक से ऊंचा रहता है, यानी कि 0 डिग्री से तापमान जो है कितना है, 0 डिग्री से अधिक है, ठीक है, तब बनेगा, क्या बनेगा, ओस बनेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, तापमान बहुत कम हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा तापमान, तो क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे पाला। ठीक है। लेकिन कभी कभी ओसांक जो है हिमांक पर या इससे नीचे के तापमान पर रहता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, वायु की आर्द्रता जो है बर्फ के कणों, ठीक है, बर्फ के कणों के रूप में संघनित हो जाती है और इसे क्या बोलते हैं, पाला कहते हैं। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, जो ठंडे प्रदेश हैं, जैसे जो पहाड़ी प्रदेश होते हैं, वहाँ पे इस तरह की घटनाएं देखने को आपको मिलेंगी। चलिए अब अगला देख लेते हैं, आगे क्या हम पढ़ेंगे, बादल। ठीक है, तो बादल को पढ़ते हैं हम। तो बादल के बारे में क्या आपको पता ही होगा, देखते ही होंगे। तो बस कुछ नहीं है, जो काम यहाँ पे सतह पे हुआ था, अब ये क्या हो जाएगा, वायुमंडल में ऊंचाई पे होगा। वायुमंडल में आपको पता है ऊंचाई पर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे जो हैं कण होते हैं, धूल कण होते हैं, नमक के कण होते हैं, उन्हीं पर क्या है, संघनन की क्रिया होती है, जिससे क्या होता है, बादलों का निर्माण होता है। तो वायुमंडल में क्या है, जलवाष्प के संघनन से बादल बनते हैं। तो आपको पता है संघनन होगा तभी जो है बादल बनेगा। जब आर्द्र वायु जो है ऊपर उठती है तो ठंडी होने लगती है। आपको पता है जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होगा, तापमान में कमी आएगी। तो नीचे हवा जो है वो कैसी, गर्म है, गर्म हवा है, तो ऊपर की ओर उठेगी, ठंडी होगी, ठंडी होगी तो क्या होगा, संघनन होगा। ठीक है। जब ऊपर उठती आर्द्र वायु का तापमान जो है ओसांक पर पहुंच जाता है, तब जल वाष्प क्या है, संघनित होकर जल की बहुत ही छोटी छोटी बूंदों या हिमकण यानी कि बर्फ के रूप में भी का रूप धारण कर लेता है। ठीक है। तो बर्फ के रूप में भी होता है और पानी जल की बूंदों के रूप में भी बादल में जलवाष्प रहती है। फिर जल की असंख्य नन्ही नन्ही बूंदों या बहुत छोटे छोटे हिमकण वायु में क्या है, मंडराते रहते हैं तथा वायु धाराओं के साथ तैरते रहते हैं। यानी हवाएं चलती हैं तो उसके साथ साथ वो चलते रहते हैं। जल की इन्हीं नन्ही नन्ही बूंदों या छोटे हिमकणों का दिखाई पड़ने वाला समूह, यानी कि बहुत सारी मिल करके एक साथ बनाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, बादल कहलाते हैं। ठीक है। फिर रंग, रूप, आकृति यानी कि और ऊंचाई के आधार पर जो है बादलों को कई वर्गों में बांटा जाता है। तो आगे के क्लासेस में हम देखेंगे कितने प्रकार के बादल होते हैं, वो ऊंचाई के आधार पर होते हैं और उनकी प्रकृति यानी उनका रंग कैसा है, उनका आकार कैसा है, उनके आधार पर जो है बादलों को जो है बांटा जाता है। चलिए आगे दे रखा है कि वर्षण और उसके प्रकार। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि वर्षा कैसे होती है। तो वर्षण का मतलब यहाँ पे क्या होता है, वर्षण का मतलब होता है कुछ भी बरसना। ठीक है। ध्यान रखिएगा, वर्षण अलग है, वर्षा अलग है। ठीक है। वर्षण अलग होता है और वर्षा अलग होता है। तो जब बादलों की असंख्य नन्ही नन्ही बूंदें या हिमकण एक दूसरे से मिलकर कुछ बड़े हो जाते हैं, तब उनका क्या होगा, जाहिर सी बात है कोई चीज़ अलग अलग अगर है तो उनका भार क्या होगा, कम होगा। अगर आपस में मिल जाएंगी ये, तो कोई भी चीज़ क्या होगा, पानी है ना, जल है, तो जल क्या होगा, भारी हो जाएगा ना मिल करके आपस में, तो इनका वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। और वायु क्या है, उन्हें संभाल नहीं पाती, यानी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अब नीचे की ओर आना स्टार्ट कर देंगे। परिणाम स्वरूप वे जल की बूंदों या हिम लवों यानी कि बर्फ अगर होगा, बर्फ जुड़ करके बड़ा बड़ा सा बर्फ का गोला बना देगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हिम लवों के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। जल के द्रव या ठोस रूप में धरती पर गिरने को क्या बोलते हैं, वर्षण कहा जाता है। तो वर्षण का मतलब यहाँ से क्या निकला कि चाहे जल के रूप में आए, चाहे बर्फ के रूप में, हिम के रूप में बारिश हो, हिम के वर्षा रूप में बारिश हो, चाहे जल के रूप में बारिश हो, इसको क्या बोलेंगे हम, वर्षण बोलते हैं। फिर वर्षा, हिम और ओला वर्षण के क्या है, विभिन्न प्रकार हैं। तो वर्षण के प्रकार हम कौन कौन से होते हैं, वर्षण वर्षा के रूप में हो सकता है, हिम के रूप में हो सकता है, ओला के रूप में हो सकता है। ठीक है। फिर वर्षण द्वारा वह
जल चक्र पूरा हो जाता है जो महासागरों और पृथ्वी पर स्थित अनेक जलाशयों के जल के वाष्पीकरण से प्रारंभ हुआ था। यानी कि पहले मान लो कोई ये तालाब है या महासागर है, यहाँ से जल क्या है वाष्पीकृत होगा, ठीक है, वाष्पीकृत होकर के ऊपर जाकर के बादल बनाएंगे ये, ठीक है, अब बादल बना करके फिर बारिश करेंगे ये, तो फिर वापस जहाँ से जल गया तो वहाँ वापस चला गया, तो इसको बोलते हैं जल चक्र। समझ गए होंगे आप। फिर देखते हैं आगे क्या दे रखा। अब इसमें हम पढ़ेंगे बारी बारी से, वर्षण के प्रकार को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला दे रखा है प्रकार वर्षा। तो वर्षा क्या होती है, वर्षा कितने प्रकार से होती है, ये सब देखेंगे इसके अंदर हम। तो ऊपर उठने से या ठंडे क्षेत्रों में पहुंचने पर बादल और अधिक ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान कम होता है, या फिर किसी ठंडे प्रदेश में पहुंचते हैं बादल जब, तो और ठंडे हो जाते हैं ये। बादलों की नन्ही नन्ही बूंदें जो हैं और अधिक ठंडी हो जाती हैं और एक दूसरे से मिलकर जल की बड़ी बूंदों में बदल जाती हैं। ये बूंदें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वायु में और अधिक देर तक तैर नहीं सकती हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण लग रहा है पृथ्वी पर, इसके प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में वो नीचे की ओर आएंगी। फिर बादलों से जो है धरातल पर जल की जो है बड़ी बड़ी बूंदों के गिरने को क्या बोलते हैं, वर्षा कहते हैं। तो वर्षा क्या होती है, जल की बूंदों का गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में धरातल पर गिरना ही वर्षा कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि जब अगर वर्षा बहुत ही कम धीरे धीरे होता है, शांत रहने पर बहुत ही छोटी छोटी होती है, इन्हें फुहार कहते हैं। यानी कि अगर हल्की फुल्की बारिश हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, फुहार बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रिजल कहते हैं। फिर वर्षा के प्रकार देख लेते हैं। वर्षा जो है 3 प्रकार से मुख्य रूप से होती है। जब वर्षा जो है वाहिक पवनों के मार्ग में कोई पर्वत श्रेणी आ जाती है। अब देखिए ऐसे कैसे, ये कौन सी वर्षा होती है, मान लो कोई हवा चल रही है और उसके आगे क्या आ गया, पर्वत आ गया, ठीक है। तो ये हवा ऐसे चल रही थी, बह रही थी, ठीक है, सामने क्या आ गई, बाधा आ गई। अब क्या होगी, हवा क्या करेगी, पीछे से धक्का लगा रही है, तो ये क्या होगी, पर्वत का जो ये पृष्ठ है, ठीक है, पर्वत का ये वाला हिस्सा जो है, इसके सहारे सहारे हवा ऊपर की ओर उठने लगेगी। अब क्या होगा, आपको पता है, जैसे ऊंचाई पे आएंगे तापमान में क्या आएगी, कमी आएगी। तापमान कम होगा, इसका मतलब जलवाष्प जो है वो क्या हो जाएगा, संघनन होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेगा, जो बादल हैं वो बनेंगे, और बादल बनेंगे उसके बाद क्या होगी, बारिश होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पर्वतीय वर्षा बोलते हैं। और इसमें हमेशा खास बात क्या होती है, इसमें खास बात यह है कि पर्वत के जो, मान लो पर्वत का ये बीच से कर देते हैं, तो पर्वत के इस वाले हिस्से पे तो बारिश होगी, ठीक, जिधर से हवा आ रही है, पवन आ रही है। लेकिन जो दूसरा साइड होता है, इसमें जब हवा नीचे की ओर उठे, ऐसे जाएगी, नीचे की ओर जाएगी ऐसे हवा, तो जाहिर सी बात जब नीचे जाएगी तो तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि तापमान तो हमेशा ऊपर की ओर ऊंचाई पर बढ़ता घटता है, और नीचे की ओर जाएंगे तो तापमान सतह पे क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे इस वाले हिस्से में क्या होगी, बारिश नहीं करेगा। तो ये जो हिस्सा होगा उस पर क्या होगा, बारिश नहीं होगी, और इस वाले हिस्से पे ही केवल बारिश होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। तो वही लिखा हुआ है, जब मार्ग में क्या कोई पर्वत श्रेणी या बाधा आ जाती है तो पवनों को इसके ढाल के ऊपर उठना पड़ता है पीछे से, क्योंकि फोर्स लग रहा है। फिर इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पवन जो है ठंडी होकर क्या होती है, संतृप्त हो जाती है। इसके बाद ऊपर उठने पर क्या है, पवनें और अधिक ठंडी होंगी और वर्षा करने लगती हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा को क्या बोलते हैं, पर्वतकृत वर्षा, यानी कि पर्वतीय वर्षा बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेन बोलते हैं, ठीक है। पर्वतों का ये वह भाग जो पवनों के सामने पड़ता है, यानी जो ये वाला हिस्सा हुआ, यानी कि पर्वत के सामने जो हवा के सामने पड़ा, ये वाला हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं, पवन अभिमुख भाग कहलाता है, या फिर पवनाभिमुख भाग कहलाता है। और पवनाभिमुख भाग में भारी वर्षा होती है। तो ध्यान रखिएगा, इस वाले हिस्से में क्या होगी, ज़्यादा वर्षा होती है। इसके विपरीत पर्वतों के पवन विमुख, यानी जो दूसरा साइड का है, ये वाला हिस्सा जो है, तो इसको क्या बोलते हैं, पवन विमुख भाग पर, ठीक है, या फिर पवन विमुख ढाल पर जो है पवनें जो है नीचे उतरती हैं और गर्म हो जाती हैं। अतः जो है पवन विमुख पर भाग पर बहुत कम वर्षा होती है, ना के बराबर ही वर्षा होती है, ठीक है। तो अक्सर जो सूखे के क्षेत्र होते हैं तो पवन विमुख भाग पर ही पाए जाते हैं।
इस प्रकार के कम वर्षा वाले या वर्षा रहित क्षेत्र को क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र। तो आप समझ गए होंगे कि वृष्टि छाया क्षेत्र कौन सा होता है। भारत में जो है पश्चिमी घाट पर्वतों के पश्चिमी भाग पर भारी वर्षा होती है, परंतु इनका पूर्वी भाग जो है वृष्टि छाया में पड़ता है, इसलिए जो है बारिश नहीं होती। आपको पता है, मान लो ये रफली अगर मैप बना लेते हैं हम, तो यहाँ पे क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है। जब इधर से हवाएं चलती हैं, मानसूनी हवाएं चलती हैं, तो क्या होती हैं, टकराती हैं इससे, तो इसके इस वाले भाग पे तो क्या करती है, खूब बारिश होती है। लेकिन जब पर्वत के दूसरे हिस्से वाली हवा दूसरे भाग पर यानी कि पवन विमुखी ढाल पे पहुंचती हवाएं हैं, तो नीचे उतरती हैं और गर्म होती हैं, जिससे क्या होता है, इसके जो पूर्वी हिस्सा नहीं, ये पूरब हुआ ना, ये पूर्व है, इधर इधर पश्चिम है आपका ये, तो इधर से हवा आई तो पश्चिम में तो बारिश करी, लेकिन जो पूर्वी ढाल होगा, पूर्वी ढाल पे क्या होगा, बारिश ना के बराबर होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे चित्र में भी आपको दिखाया गया है, यहाँ पे पूरा हमने भी चित्र बना के दिखा दिया है, तो आप चाहे तो यहाँ से देख लें। देखो पर्वत बना हुआ है, ये पर्वत है। यहाँ पे इसका नाम क्या लिखा हुआ है, पवन विमुखी ढाल, ठीक है, पवना विमुखी ढाल है। इधर से वर्षा हवाएं चलेंगी, आर्द्र होंगी, यहाँ बारिश करेंगे अच्छी खासी। जैसे ही नीचे इधर की उतरेंगी तो कैसी हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी और शुष्क होती है हवाएं, क्योंकि सारी बारिश कर दी इधर है, तो जितना भी जलवाष्प था इनके पास, सारा ही वो इधर बारिश के रूप में वो दे चुकी हैं, वापस कर चुकी हैं। अब क्या होगा, इधर जो हवा आएगी वो कैसी होगी, गर्म होगी और शुष्क होगी, तो ये क्या होगी, बारिश नहीं करेंगे, इसलिए इसका नाम क्या रखेंगे, पवन विमुख भाग या फिर ढाल, ठीक है। तो इस तरह से बारिश होती है पश्चिमी घाट या फिर किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में। चलिए अब अगली वर्षा का जो प्रकार है आगे दे रखा है, जब स्थल गर्म हो जाता है। अब आगे क्या बता रहा है, जब स्थल भाग जो है गर्म होता है तो इसके निकट की क्या वायु भी गर्म हो जाती है। इसके संपर्क में मान लो कोई सरफेस है, ये अगर सरफेस गर्म हो गई है तो इसके ऊपर की जो वायु होगी वो क्या होगी, गर्म हो जाएगी, और गर्म होगी तो वायु हमेशा ऊपर की ओर उठेगी ऐसे, ठीक है, उठती जाएगी। जितना आसपास जो है कि तापमान से जब तक बराबर नहीं हो जाएगी तब तक वो उठती रहेगी, यानी क्योंकि वायु कैसी है, गर्म है, तो गर्म है तो उसके पास एनर्जी है, वो ऊपर की ओर उठेगी। तो वही लिखा हुआ, और ऊपर उठना शुरू कर देती है यदि ऊपर उठती हुई वायु जो है आर्द्र होती है, यानी जो वायु है ये, वो अगर उसमें जलवाष्प की मात्रा है तो ऊंचाई बढ़ने पर क्या होगा, वायु कैसी होगी, ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होकर क्या होगा, संघनन हो जाएगा, और इससे क्या बनेंगे, बादल बनते हैं, यानी यहाँ पर क्या बन जाएंगे, बादल बन जाएंगे आपके। फिर इस प्रकार के बादलों से जो है प्रायः भारी वर्षा होती है, यानी इस तरह के जो बादल बनते हैं इनको बोलते हैं कपासी बादल या फिर कपासी वर्षा बादल। दो प्रकार के बादल होते हैं ये, आगे जब पढ़ेंगे बादलों के प्रकार वहाँ पे देखेंगे। तो कपासी वर्षा जो बादल होते हैं उनसे जो है भारी मात्रा में यहाँ पे बारिश होती है, और वायु की संवहनी धाराओं से संबंधित इस प्रकार की वर्षा को क्या बोलते हैं, संवहनी वर्षा कहते हैं। तो इस प्रकार की वर्षा जो होती है उसको क्या बोलते हैं, संवहनी वर्षा बोलते हैं। इस प्रकार की जो वर्षा कहाँ मिलेगी, विषुवतीय प्रदेशों में सामान्य, क्योंकि वहाँ इस प्रकार की वर्षा कहाँ पे होगी, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी मिलेगी ना, वहीं पे तो होगी। तो जो विषुवतीय क्षेत्र जो है, विषुवत रेखीय प्रदेश है, वहाँ पे जो है जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, 0 डिग्री का जो है अक्षांश है, वहाँ पर जो समुद्र के तट के पास सटे हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जो वर्षा जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। और डेली हमेशा कब बारिश होती है, शाम में होती है, शाम में जो है 5 से 6 बजे के बीच में होती है लगभग। अब आपके माइंड में प्रश्न आना चाहिए कि 5 से 6 बजे ही क्यों होती है, फिर 4 से 6 क्यों ही बारिश होती है, शाम को ही बारिश क्यों होती है। तो उसका रीज़न क्या है, पहले सूर्य उगेगा, धरातल को गर्म करेगा, फिर गर्म होकर के हवाएं ऊपर उठेंगी, तो टाइम लगेगा ना इसको होते होते, इस प्रोसेस को होने में टाइम लगता है, इस वजह से शाम के टाइम पर ही वहाँ पे बारिश होती है। तो आगे यहाँ पे चित्र दे रखा है कि संवहनी वर्षा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्शनल रेन, ठीक है, तो कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे दिखाया गया है चित्र में कि कैसे वर्षा हो रही है, मैंने पूरा आपको बता दिया है कि कैसे वर्षा होती है। धरातल गर्म होगा, हवा उठेगी, हवा में नमी होगी, ऊपर जाके बादलों का निर्माण होगा, और जब बादल और ऊपर जाएंगे और ठंडे हो जाएंगे, ठंडे होंगे तो बारिश होगी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, अगली जो तीसरी प्रकार की होती है वो होती है चक्रवातीय वर्षा होती है, ठीक है।
तो जब पवनें चारों ओर से क्या है निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर चलती हैं, यानी कि अगर मान लो कोई क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है लो टेम्परेचर है, कैसा है टेम्परेचर लो सॉरी हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर होगा यहाँ पर, तो प्रेशर कैसा हो जाएगा लो प्रेशर हो जाएगा। आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, जहाँ पे टेम्परेचर यानी तापमान अधिक होगा वहाँ पे प्रेशर जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा कम हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगी हवाएं जो होती हैं आसपास की जो हवाएं होती हैं वो चक्राकार रूप में जो है घूमने लगती हैं। और चक्राकार में क्यों घूमती हैं, क्योंकि कोरियालिस बल के प्रभाव में, ठीक है, कोरियालिस फोर्स लगता है ये एक, ठीक है। तो कोरियालिस जो फोर्स के प्रभाव में क्या होता है ये हवाएं जो हैं गोलाकार चक्राकार में ऐसे से घूमने लगती हैं और इनको ही क्या बोलते हैं चक्रवात बोलते हैं। और इन चक्रवातों के माध्यम से ही क्या होती है वर्षा होती है। तो तीन प्रकार से वर्षा होगी। पहली वर्षा कौन सी होगी पर्वतीय वर्षा, दूसरी संवहनी वर्षा और तीसरी हो जाएगी चक्रवाती वर्षा, फिर चक्रवात वर्षा, ठीक है। तो वहां पे लिखा है जब पवनें चारों ओर से निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर चलती हैं तब उनसे तेज गति से घूमने वाला एक चक्र बन जाता है। चक्राकार घूमती वायु ऊपर उठने लगती है। अब चक्राकार से घूम रही है तो ऐसे क्या होगी वायु जो है ऊपर की उठेगी और ऊपर जाएगी तो क्या होगी ठंडी होगी, ठंडी होगी तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो क्या होगा बारिश होगी, सीधी सी बात है। फिर यदि इस वायु में क्या होती है आर्द्रता होती है, तो बारिश होने के लिए आर्द्रता होना बहुत जरूरी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो अचानक ऊपर उठने से क्या है इनसे वर्षा होने लगती है और इस प्रकार की वर्षा को क्या बोलेंगे हम चक्रवाती वर्षा बोलते हैं। तो वही लिखा आगे कि इस प्रकार की वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। और इस प्रकार की जो वर्षा जो है प्रायः कहाँ मिलती है मध्य अक्षांशों में होती है, ठीक है। तो जो मध्य अक्षांश होते हैं वहाँ पे इस प्रकार की ऊर्जा जो है इस प्रकार की वर्षा जो है मुख्य रूप से होती है। अब अगला हम पढ़ते हैं हिमपात। हिमपात हिमपात क्या होता है जब वायु में जो संघनन की प्रक्रिया हिमांक बिंदु यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उससे नीचे होता है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे तापमान पर होती है तब क्या है जलवाष्प छोटे छोटे हिमकण बर्फ के रूप में बदल जाएगा, यानी कि जलवाष्प जो सीधे कन्वर्ट हो जाएगी किसमें बर्फ में, ठीक है, जो तापमान बहुत ही कम होता है बदल जाती है। यही छोटे छोटे हिमकण जो हैं एक दूसरे से मिलकर जब काफी बड़े हो जाते हैं तब इन्हें क्या बोलते हैं हिमलव, हिमलव कहते हैं इनको। ये हिमलव जो है वायु में नहीं ठहर पाते क्योंकि बड़ी चीज है कोई, तो उसको आसमान में नहीं रोक सकते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में क्या है नीचे की ओर धरातल पे आएगा। बादलों से जो है हिमलवों के गिरने को ही क्या बोलते हैं हिमपात कहते हैं। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि हिमपात क्या होता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं ओला। तो वर्षण का अगला प्रकार क्या है ओला। तो ओला क्या होता है, तो कभी कभी क्या है शक्तिशाली वायु धाराएं यानी बहुत तेज जो हवाएं चलती हैं तो वायु धाराएं जो है वर्षा की बूंदों को क्या है ऊपर उठाकर बहुत अधिक ऊंचाई पर वो ऐसे ऊपर जो उठा करके बहुत ऊंचाई पर उसको ले जाती हैं, ठीक है, ले जाती हैं जहां वायु का तापमान क्या है आप हिमांक से बहुत नीचे हो जाता है, यानी कि हवाएं जो है ऊपर लेकर के गई और जैसे जैसे तापमान ऊपर जाएंगे तापमान में क्या होगी कमी आएगी और ऊपर जाएगा तो तापमान में कमी आने से जो है क्या जो जलवाष्प होगी जल में बदलेगा, जल से बदल के किस में बदलेगा हिम में बदल जाएगा, बर्फ के टुकड़ों में बदल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या वर्षा की बूंदें जम पाती हैं नहीं जम जाती हैं। जब ये जमी हुई बूंदें जो हैं बादलों से होकर नीचे गिरने लगती हैं तब इनके ऊपर जो है पानी की एक और परत जम जाती है, ठीक है। बहुत तेज गति वाली वायु धाराएं इन जमी हुई बूंदों को पुनः वापस ऊपर उठा देती हैं। पानी की परतें क्या एक के ऊपर एक करके जमती जाती हैं। इस प्रक्रिया के बार बार दोहराए जाने के कारण जमी हुई बूंदें इतनी बड़ी हो जाती है यानी बहुत बड़े बड़े गोले बन जाते हैं कि वायु इन्हें और अधिक देर तक संभाल नहीं पाती है। जब ये जमी हुई बूंदें ओलों के रूप में धरातल पर गिरने लगती हैं इसे क्या बोलते हैं ओलापात कहते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी बारिश जब होती है तूफान वगैरह आता है तो आपने देखा होगा बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े भी गिरते हैं, तो वो इसी प्रोसेस यानी इसी प्रक्रिया के माध्यम से वो बने होते हैं। यानी कि जल की बूंद पहले ऊपर जाएगी पानी बर्फ के रूप में बन जाएगी छोटा सा गोला, फिर गोला नीचे आएगा, फिर हमारे ऊपर इसको उठा के लेके जाएंगे तो फिर और दोबारा जम जाएगा तो और बड़ा हो जाएगा, फिर जाए नीचे आएगा तो फिर ऊपर ले जाएंगी तो और बड़ा हो जाएगा, फिर इतना बड़ा हो जाएगा कि सीधे धरातल पे आ जाएगा वो, उसे हम क्या बोलते हैं ओलापात, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो।
इसमें हमने देखा कि वायुमंडल में जो है जलवाष्प जो होता है वो कैसे रहता है, किन रूपों में पाया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, तो आज का वीडियो फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जो करिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।